हमारे साथ हिमांशु शेखर हैं, नोएडा में हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में। बारामती में हमारे सहयोगी पारस दामा भी हैं, उनका भी रुख करेंगे। तो महाराष्ट्र की बात करें तो 8 सीटों पर यहाँ पर मतदान हो रहा है और 2019 की अगर बात करें तो इन महाराष्ट्र की 8 सीटों में से 7 जो है वो बीजेपी और शिवसेना जब एकजुट थी, उन दोनों ने मिलके 8 में से 7 सीटें पिछली बार अलायंस था, क्योंकि पिछली बार टूटे नहीं थे ना, एनसीपी टूटी थी ना, शिवसेना नहीं टूटी थी। बिल्कुल। तो ये रिजल्ट अभी अमरावती से हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, पारस दामा। और वहीं अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। हिमांशु जुड़ गए हमारे साथ। हिमांशु है, नोएडा में है। हिमांशु, आप भाई नोएडा में कवर कर रहे हैं। महेश शर्मा जी को ना करते हुए एक बार फिर बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। कई बार उनके नाम को लेकर अटकलें चलती रही। कहां पर है, क्या देख पा रहे हैं, कितना उत्साह है? शहरी सीट है ये। हिमांशु, आपको आवाज आ रही है? कितना उत्साह है? शहरी सीट है गौतम बुद्ध नगर नोएडा की। हिमांशु को प्रोफेसर साहब भी कहते हैं, पूरा पर्चा लेके बैठे हैं अपने साथ। हिमांशु बताएं। आई थिंक हिमांशु तक आवाज नहीं जा रही है, शायद डिले भी हो सकता है। देखिए, इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 15A के क्लब में एक क्लब है जहां पर पोलिंग बूथ लगाया गया, वहां पर हूं। और यहीं पर जो महेश शर्मा है, जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के इस बार गौतम बुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र में, वो उम्मीदवार हैं। कुछ देर में वो भी यहाँ पर अपना मतदान करने आएंगे। और यहाँ पर आज मैंने देखा, आज सुबह से ही कुछ लोग 5:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो सबसे पहले जो अपना मतदान डालने वाले लोग हैं उसमें वो शामिल रहें। और साथ ही जो बुजुर्ग हैं वो भी बहुत बड़ी संख्या में मैंने देखा है। पिछले करीब आधे घंटे में बहुत सारे बुजुर्ग जो हैं वो सुबह सुबह अपना मतदान करने पहुंचे हैं। और एक अच्छा, मैं कहूंगा, एक स्टेडी और स्लो स्टार्ट है यहाँ पर नोएडा में, जहाँ पर करीब 26 लाख मतदाता हैं। और हर बार हर चुनाव में ये चिंता रहती है प्रशासन को कि गाजियाबाद और नोएडा ये दो ऐसे इलाके हैं जहां पर राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम मतदान होता रहा है, क्योंकि जो अर्बन वोटर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा हैं इन दोनों इलाकों में, गौतम बुद्ध नगर में भी और गाजियाबाद में भी, उनकी जो रुचि है चुनावी प्रक्रिया में वो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। और इस बार कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो अर्बन वोटर्स हैं उनको इंकरेज किया जाए। काफ़ी लंबा अभियान यहाँ पर गाजियाबाद और नोएडा में चला है। अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इस बार जो कोशिश चुनाव आयोग ने की है, जिला प्रशासन ने की है, उसमें वो कितना कामयाब हो पाते हैं। जी हिमांशु, यहाँ ओवरऑल, क्योंकि आप यूपी में ही खड़े हुए हैं, दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। ओवरऑल थोड़ा पिक्चर के बारे में बता दे। काफी जगहों पे जो है त्रिकोणीय मुकाबला भी बताया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि ये राजनीतिक तौर पर भी काफ़ी अहम सीट माना जाता है, जहाँ तक गौतम बुद्ध नगर का सवाल है, महेश शर्मा ने 2014 में यहाँ से चुनाव जीता था, 2019 में भी वो जीते, 2024 में एक बार फिर बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। और पिछली बार मैं जो उनके वोटिंग परसेंटेज देख रहा था, करीब 59% के आसपास उनको वोट मिले थे गौतम बुद्ध नगर में महेश शर्मा को। और बीजेपी की एक स्ट्रांग होल्ड रही है ये जो सीट है गौतम बुद्ध नगर की। जहाँ तक गाजियाबाद का सवाल है, वहाँ भी बीजेपी का दबदबा है और वीके सिंह 2 बार उन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया। इस बार अतुल गर्ग को चुनाव मैदान में उतारा है गाजियाबाद से बीजेपी ने, जबकि उनको चुनौती दे रही है डॉली शर्मा, जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं गाजियाबाद में। और दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां तक इश्यूज का सवाल है जया, बहुत सारी समानताएं हैं। मैं पिछले कई दिनों से लोगों से बात करता रहा हूं और वो सभी चाहते हैं कि जो विकास है वो और तेज़ी से होना बहुत ज़रूरी है। जो सिविक फैसिलिटीज़ हैं, बिजली पानी की जो सुविधाएं हैं, हाईवेज़ का बहुत निर्माण हुआ है यहाँ पर, रैपिड रेल भी वहाँ पर बनाया गया है गाजियाबाद में। उससे जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, आपकी इजाज़त से एक चीज़ और पूछना चाह रहा था मैं, प्रदूषण और विकास, और वो बीएसपी फैक्टर को लेकर है, जो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट की बात जया कर रही थी। इंडिया ब्लॉक, सपा, कांग्रेस एक साथ आ गई है। इस बार आरएलडी जो है, जो पिछली बार विपक्ष में थी, वो बीजेपी के साथ चली गई है। तो पश्चिमी यूपी में बसपा एक अलग ताकत के तौर पर चुनाव लड़ रही है, मायावती की पार्टी, और आकाश आनंद के हाथ में कमान है, उनके भतीजे के। क्या बीएसपी फैक्टर इंपैक्ट दिखाई दे रहा है जमीन पे? देखिए, बीएसपी एक फैक्टर ज़रूर है, क्योंकि हमने देखा है कि विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, विशेषकर 2007 में, उसमें बसपा का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा था।
हालांकि पिछले विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें बसपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन बसपा कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बसपा का अपना स्ट्रांग होल्ड है, उनके अपने कमिटेड वोटर्स हैं और बसपा को उम्मीद है कि विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां तक आप जैसे उदाहरण के लिए आप मुजफ्फरनगर ले लें, सहारनपुर ले लें, वहां पर एक मुस्लिम कैंडिडेट को चुनाव में उतारा, क्योंकि मायावती इससे पहले जब उन्होंने चुनाव लड़ा है तो माइनॉरिटी वोट बैंक जो है उस पर मायावती की भी नज़र रही है। और 2007 का जो विधानसभा चुनाव था जिसमें भारी बहुमत मिला था मायावती को, उसमें माइनॉरिटी वोट्स भी बहुत ज़्यादा मायावती को मिले थे। तो बसपा एक फैक्टर है, विशेषकर उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जहां पर दलित और मुसलमान मतदाता ज्यादा है। एक चीज और बसपा फैक्टर पे पूछना चाह रहा था, बीती बार सपा बसपा का अलायंस था, बीएसपी ने जो सीटें जीती थी अपने कोटे की 10 सीटें, उनमें से मैक्सिमम सीटें पश्चिमी यूपी के इलाके से आई थी और इस बार उस इलाके में पूरी तरीके से बसपा के जितने सांसद थे इस निवर्तमान लोकसभा में ज्यादातर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ज्यादातर टूट चुके हैं। कोई बीजेपी चला गया, कोई सपा चला गया। क्या आज की डेट में बीएसपी इतने कम वक्त में दोबारा कैंडिडेट्स को ढूंढ पाई, खड़ा कर पाई है, खासकर पश्चिमी यूपी में जहां पर पोल आज हो रहा है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, इस पर मैंने खुद अखिलेश यादव से पूछा था 2019 के जब नतीजे आए थे उसके बाद, तो अखिलेश बहुत नाराज थे। उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई, क्योंकि बसपा के साथ जो सपा का गठबंधन हुआ था 2019 में, उसमें अखिलेश यादव का अपना एक आकलन था कि अधिकतर क्षेत्रों में जहां पर सपा और बसपा ने एक साथ चुनाव लड़ा था, जो दलित उम्मीदवार मतदाता थे उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में जो सपा के जो यादव उम्मीदवार थे उनको मतदान नहीं दिया था, जबकि जो यादव मतदाता थे उन्होंने बड़ी संख्या में कई जगहों पर दलित जो उम्मीदवार थे बसपा के उनको वोट दिया। और इसलिए आप अगर रिजल्ट देखें तो करीब 10 सीटों पर मायावती चुनाव जीतने में कामयाब रही थी 2019 में, जबकि अखिलेश को सिर्फ 4 सीटें मिली थी। और इसलिए इस बार 2024 में अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति बदली है, क्योंकि उनको ये लगता था कि बसपा के साथ अगर कोई गठजोड़ होता है तो उससे सपा को फायदा नहीं होता है, तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस के साथ इस बार अपना गठजोड़ किया है। और देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि ब्रेक यहाँ लेना होगा। बस जाते जाते अगर एक लाइन में आप बता पाए, पश्चिमी यूपी का वोटर काफी वोकल माना जाता है, लेकिन इस बार एक साइलेंस दिख रहा है, उसकी वजह और इसको कैसे देखें, बहुत ही संक्षेप में? देखिए, बहुत मुश्किल सवाल है जया, और इस विषय पर भी मैंने नेताओं और आम लोगों से बात की है। हर संसदीय क्षेत्र में संभव है कि कारण अलग है, क्योंकि हीट वेव कोई फैक्टर पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं था। हालांकि आज हीट वेव का एक पूर्वानुमान है चुनाव आयोग का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन पहले चरण में जो मतदान हुआ 19 अप्रैल को, उसमें हीट वेव कोई फैक्टर नहीं था। और इसलिए कई जगहों पर मुस्लिम मतदाता भी बहुत बड़ी संख्या में मत देने नहीं आए। कई जगह ये खबर आई कि जो दूसरा पक्ष है उसके जो समर्थक मतदाता थे वो भी बहुत बड़ी संख्या में नहीं आए। तो क्या वजह है? मुझे लगता है एक बहुत ही मुश्किल सवाल है, और इसके हर संसदीय क्षेत्र मुझे लगता है कि अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मतदान घट रहा है, और इसीलिए चिंता भी है और कोशिश भी। जी हिमांशु। और इसलिए चुनाव आयोग ने बड़े स्तर पर कोशिश भी शुरू की है दूसरे चरण में मतदाताओं को ज्यादा से। इंटरेस्टिंग चीज है यूपी के चुनाव में। हिमांशु मैम, आपके पास आगे भी आते रहेंगे। आप आज मथुरा में भी चुनाव हो रहा है, और आज प्रभु राम की जो रोल निभाने वाले हैं अरुण गोविल साहब, उनकी किस्मत भी तय हो रही है। तो राम और कृष्ण दोनों की किस्मत आज ही तय होने वाली है कि क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं अब जनता किन मुद्दों पर जाके वोट देगी। नतीजे तो 4 तारीख को ही, 4 जून को सबके सामने होंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग काफी है और आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम हर सीट दर सीट तस्वीरें भी दिखाएंगे, आकलन भी करते रहेंगे। कुछ देर में खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे।